हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस के कुछ और इम्पोर्टेंट्स या कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन, प्रूव दैट डेल क्रॉस ए वेक्टर अपॉन आर क्यूब। हमें गिवन है, प्रूव करना है डेल क्रॉस दैट मीन्स कर्ल आर क्रॉस ए अपॉन आर क्यूब। किसके इक्वल हमें प्रूव करना है? तो इसके इक्वल प्रूव करना है ए वेक्टर अपॉन आर क्यूब माइनस 3 अपॉन आर की पावर 5 आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू आर। तो ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैंने एक फार्मूला शो किया है, डेल क्रॉस ए वेक्टर इंटू 5, जो कि इक्वल है। फार्मूला ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इस फार्मूले का यूज होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो जब इसका यूज होगा तब हम डिस्कस करेंगे। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, ये फार्मूला होता है हमारा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, उसको हम सोल्व करते हैं। हमें राइट हैंड साइड जो है वो हम शो कर देते हैं, तो प्रूव कर देंगे। तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग डेल क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये हम लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। डेल क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब जरा सोचिए कि दो वेक्टर का कर्ल, जो आंसर आएगा, किसी भी दो वेक्टर का हम कर्ल फाइंड करते हैं, या मैं ये कहूं कि किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में हम कर्ल फाइंड करते हैं, तो क्या वेक्टर बोलना जरूरी है? नहीं, क्योंकि हमें मालूम है, ये अंडरस्टूड है कि कर्ल कब आएगा, जब दो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो किसी भी दो क्वांटिटी का कर्ल हम फाइंड करें तो आपको मालूम है कि उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, स्केलर या वेक्टर। तो बिल्कुल वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये हमें मालूम है। किसी भी दो वेक्टर का कर्ल एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, जो भी हमारा आंसर आता है वो वेक्टर की फॉर्म में ही आता है। तो वैसे ही मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ क्या, लेट v वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यानी जो आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का जो रिजल्ट आने वाला है, मैंने उसको पहले ही एज्यूम कर लिया, किससे, v वेक्टर से। सेकंड, ये जो आर क्यूब है, आर क्यूब क्या होगा, वेक्टर होगा या स्केलर होगा, बता सकते हैं आप? आर वेक्टर आर क्यूब की जो वैल्यू आएगी, जो रिजल्ट आएगा, वो स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर? वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। क्यों? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डिग्री मोर देन 1, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डिग्री मोर देन 1 हमेशा उसे स्केलर में चेंज कर देगी। अब चाहे कुछ भी कर लीजिए, आर वेक्टर है एक्स आई वाई जे जेड के, जब आप आर स्क्वेयर फाइंड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब आर वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड लोगे, देखो कैसे मिलेगी आपको, एक एग्जांपल दे देता हूं। वी नो दैट आर वेक्टर इक्वल्स टू दिस। अब मैं ये कहता हूं कि मुझे आर स्क्वेयर चाहिए। आर स्क्वेयर कब होगा? या तो आप आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर कर लीजिए, दो मेथड है। तो जब इसको इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, आई डॉट आई वन एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, जे डॉट जे वन वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, और सिमिलरली जेड स्क्वायर। तो आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। या फिर हम क्या करते हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जैसे लिया वो आर हो जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आर इक्वल्स टू दिस, देन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर क्या आ गया। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का 1 डिग्री से ज़्यादा, मोर देन 1 डिग्री की वैल्यू हमेशा स्केलर होगी, चाहे वो क्यूब हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो। क्लियर है? तो जब हमारे पास आर क्यूब है तो आर क्यूब क्या हो जाएगा, क्या रिजल्ट देगा, आर क्यूब हमें रिजल्ट देगा एक स्केलर क्वांटिटी। और हम
स्टैंडर्ड फॉर्म में स्केलर क्वांटिटी को किससे शो करते हैं? हम स्टैंडर्ड फॉर्म में स्केलर क्वांटिटी को फाई से शो करते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं लेट v वेक्टर इक्वल्स टू r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर एंड 1 अपॉन r क्यूब इज इक्वल्स टू 5। हमने एज्यूम कर लिया। तो इन दोनों वैल्यूज को जब हमने एज्यूम कर लिया तो अब हमें प्रूफ क्या करना होगा? इसकी जगह पे अब हमें प्रूफ क्या करना होगा? देन वी हैव टू प्रूफ या वी हैव टू सोल्व। किसे सोल्व करना होगा? अब हमें सोल्व करना होगा डेल क्रॉस v वेक्टर फाई को, यही करना होगा। चेक कर लीजिए, r क्रॉस a इज v, पुट द वैल्यू v वेक्टर, 1 अपॉन r क्यूब इज 5, देन 5। क्लियर है? अब सबसे पहले r वेक्टर और a वेक्टर जो हमारे पास यूज हो रहे हैं उसकी वैल्यू भी तो हमारे पास होनी चाहिए। r वेक्टर तो हमें मालूम है, r वेक्टर क्या होता है? r वेक्टर सभी को मालूम है, r वेक्टर भी है पोजिशनल वेक्टर और रेडियस वेक्टर एंड दिस विल बी xi yj zk। क्लियर? r वेक्टर तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, चाहे गिवन हो या नहीं हो। आपको अगर नहीं है तो यही वैल्यू लेनी है और गिवन होगी तो 99% यही होगी। बहुत रेयर चांस में कोई चेंज करेगा तो करेगा। और a वेक्टर हमें दे दिया लेकिन इसकी वैल्यू नहीं दी। तो ऐसा वेक्टर कभी भी हमारे क्वेश्चन में आ जाए जिसकी वैल्यू हमें गिवन नहीं हो, तब हम उस वेक्टर को 1 2 3 में यानी 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या कर लेते हैं? फ्रैक्शनाइज कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो हम ए वेक्टर को जब हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में डिवाइड करेंगे तो हम नेचुरल सी बात है ये लिखेंगे उसे। क्लियर है? ए वेक्टर हमने लिख दिया a1i a2j a3k। अब यहां पे एक चीज और है, स्टूडेंट्स बहुत बार मिस्टेक करते हैं। इस ए वेक्टर को कभी कभी वो कांस्टेंट ट्रीट कर लेते हैं। जब भी डिफरेंशिएशन होने वाला होता है तो उसको वो कांस्टेंट ट्रीट कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स में हम लेके चलते हैं, बहुत से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं। जब ए वेक्टर बी वेक्टर ए बी सी कुछ भी वैल्यूज आ लेती है तब हम उसको हमेशा कांस्टेंट मानते हैं। लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा नहीं है। वेक्टर में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तब तक कांस्टेंट नहीं है जब तक कि क्वेश्चन में हमें उसके बारे में कुछ गिवन नहीं हो। अगर कांस्टेंट होगा तो क्वेश्चन में जरूर गिवन होगा कि ए वेक्टर भी है कांस्टेंट वेक्टर और बी वेक्टर भी है कांस्टेंट वेक्टर। जब तक क्वेश्चन में कांस्टेंट वर्ड नहीं है तब तक वो कांस्टेंट नहीं होगा। वेक्टर है, जैसा आर वेक्टर है वैसा ही ए वेक्टर है। क्लियर है? अब देखिए, अब हमें जो सोल्व करना है वो करना है क्या? डेल क्रॉस वी वेक्टर फाई, ये हमें सोल्व करना है। नाउ वी हैव टू सोल्व दिस। ये तो हमने मान लिया, और वैसे भी नहीं भी मानेंगे तो आपको एज्यूम करना ही है। अब देखिए जरा, डेल का यानी कर्ल वेक्टर और फाई के साथ जब यूज होगा तो क्या यही फार्मूला बनेगा हमारे पास? इसका यूज हो सकता है। यहाँ v मान लिया मैंने, यहाँ a वेक्टर है, एक ही बात है। तब देखिए जरा, अगर इस फार्मूले को मैं एक्सपेंड करूं तो क्या लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में? इसको मैं ये लिख सकता हूं, विद दिस फार्मूला डेल क्रॉस v वेक्टर फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा? डेल फाई क्रॉस v वेक्टर प्लस फाई डेल क्रॉस v वेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसी अकॉर्डिंग बस एक ही जगह v हमने पुट कर दिया। हो गया यहां तक? यहां कोई डाउट? इस वजह से हम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब जैसा जैसा हमने इस फार्मूले में इसको शो किया, यानी कि ये हमें फाइंड करना है लेकिन ये इसके इक्वल है, तब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, यहाँ पुट कर देंगे। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब जब इसको सोल्व करते हैं तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या टर्म आ रही है? डेल फाई। डेल फाई, डेल फाई का मतलब क्या हुआ? फाई किसको रिप्रेजेंट करता है? एक स्केलर क्वांटिटी को जो हमारे पास है 1/8 आर क्यूब। हमेशा फाई स्केलर क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखना। और जब स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे डेल का मतलब क्या सेंस क्या हुआ? ग्रेडियंट।
वैसे भी डॉट और क्रॉस नहीं है तो ग्रेडियंट है, लेकिन हमें डॉट और क्रॉस पे डिपेंड नहीं होना है, हमें हमारे लॉजिक क्लियर करने हैं, हमारे मेथड क्लियर करना है, हमारा बेसिक्स क्लियर करना है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये स्केलर क्वांटिटी है और ये ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट होगा क्योंकि स्केलर पे एक ही चीज़ यूज होती है, वो होता है ग्रेडियंट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस टर्म की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो जब इस टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल फाई, तो डेल फाई का मतलब क्या हुआ, डेल 1/r³, क्योंकि फाई हमारे लिए क्या है, किसके इक्वल हमने यूज़ किया, लेट किया है 1/r³ के इक्वल। तो डेल 1/r³, यहाँ हम इसको ये लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और साथ में क्या है 1/r³। अब इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेडियंट के साथ जो भी टर्म्स है उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उस टर्म का ग्रेडियंट की तीनों वैल्यूज के साथ 1/1 मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो हम मल्टीप्लीकेशन में शो कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे क्या शो करेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स 1/r³ आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई 1/r³ जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड 1/r³ के कैप। हम इसको कुछ इस तरह से एज्यूम करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब यहां पे 1/r³ का एक्स के रिस्पेक्ट भी पार्शियल डिफरेंशिएशन, 1/r³ का वाई के रिस्पेक्ट भी पार्शियल डेरिवेटिव है, 1/r³ का जेड के रिस्पेक्ट भी पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो 1/r³ का एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, क्या कोई किसी को इस चीज में डाउट है कि 1/r तो स्केलर है तो ये कांस्टेंट होगा। कुछ भी स्टूडेंट अपनी मर्जी से एज्यूम कर लेते हैं, वेक्टर को ए वेक्टर है ये तो कांस्टेंट है, या स्केलर है तो ये कांस्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले क्लियर किया, कांस्टेंट तभी ट्रीट करोगे जब क्वेश्चन में गिवन होगा। और यहाँ तो सबसे बड़ी बात, r³ तो कभी भी स्केलर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, सॉरी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि r एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड क्या है, वेरिएबल्स है। तो r वेक्टर r जो है वो कभी भी एक कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। अब r एक्स वाई जेड को डिनोट कर रहा है, यानी r इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, देन इट विल बी डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। अगर r एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो ये एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएबल भी जरूर होगा। तो 1/1 इसका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए जरा 1/r³ का क्या -3 r⁴, इसके अलावा डेल r अपॉन डेल एक्स आई कैप, क्योंकि r का एक्स से रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव हमें करना है। सिमिलरली जब y के रिस्पेक्ट करेंगे तो आएगा -3 अपॉन r⁴ डेल r अपॉन डेल वाई जे कैप, और वैसे यहाँ पे भी जब हम करेंगे तो -3 r⁴ डेल r अपॉन डेल जेड के कैप, क्योंकि r का एक्स वाई जेड तीनों के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि r मैंने पहले ही बताया कि r इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अगर r एक्स वाई जेड का फंक्शन है दैट मीन्स इट्स अ डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। अब देखिए जरा इन सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, इन सभी में से कॉमन आ रहा है -3 अपॉन r⁴। तो अब ब्रैकेट्स में क्या रह जाएगा, डेल r अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल r अपॉन डेल वाई जे कैप एंड डेल r अपॉन डेल जेड के कैप। अब देखिए डेल r अपॉन डेल एक्स, डेल r अपॉन डेल वाई और डेल r अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से क्या होगी, जैसे कि मैंने अभी बताया इस वीडियो में, क्या r² की वैल्यू, r² की वैल्यू कितनी होगी, x² + y² + z²। तो डेल r अपॉन डेल एक्स क्या होगा, यानी इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लूं तो ये होगा r² का एक्स के रिस्पेक्ट 2r डेल r अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट x² का 2x, इतना ही होगा। तो यहाँ से डेल r अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 से तो 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x अपॉन r। तो ये वैल्यू आ गई डेल r अपॉन डेल एक्स के लिए। सिमिलरली अगर हम बात करें डेल r अपॉन डेल वाई के लिए भी, तो जब डेल r अपॉन डेल वाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तब भी क्या आएगा, वो y अपॉन r, और सिमिलरली डेल r अपॉन डेल जेड आ जाएगा z अपॉन r के इक्वल।
तो हम सारी वैल्यूज जब यहाँ पुट करते हैं तो क्या आ गया देखिए, माइनस का 3 अपॉन आर की पावर 4 एक्स अपॉन आर आई कैप प्लस वाई अपॉन आर जे कैप प्लस जेड अपॉन आर के कैप। अब एक आर और कॉमन आ गया तो कितनी टर्म्स आ गई, माइनस का 3 अपॉन आर की पावर 5 और जो ब्रैकेट में बचा वो कितना बचा, आर वेक्टर। आर वेक्टर ही होगा, ब्रैकेट में क्या आ रहा है, एक्स आई वाई जे जेड के, जो कि हमारे किसके इक्वल है, आर वेक्टर के इक्वल है। तो टोटल इसका मतलब जो रिजल्ट हमारा आया किसका, इस टर्म का, वो कितना आ गया, डेल फाई का, वो आ गया माइनस का 3 अपॉन आर की पावर 5 इंटू आर वेक्टर। ठीक है, अब ये तो हो गई इस पार्ट की बात। अब हम बात करते हैं किसके लिए, अब हम बात करेंगे इस डेल क्रॉस वी की वैल्यू के लिए। तो डेल क्रॉस वी की वैल्यू के लिए तो सबसे पहले हमारे पास जरूरी है कि हम वी वेक्टर की वैल्यू फाइंड करें। वी वेक्टर की वैल्यू फाइंड होगी कैसे, आर क्रॉस ए के साथ। जब आर क्रॉस ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तभी तो उस पर हम कर्ल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम वी वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। वी वेक्टर क्या है, आर क्रॉस ए, और आर क्रॉस ए क्या है, वो ये है। इसको मैं हटा देता हूं, इसका यूज हो चुका। तो हम यूज कर लेते हैं क्या, सबसे पहले वी वेक्टर जिसको हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स आर क्रॉस ए। अब आर क्रॉस ए में आर पहले है तो आर की पे वैल्यू पहले आएगी और ए बाद में तो ए की वैल्यू बाद में आएगी। आई कैप, जे कैप, के कैप, आर वेक्टर क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के, और ए वेक्टर है A1 A2 A3। इसको जल्दी से सोल्व कर देता हूँ। सिंपल डिटर्मिनेंट क्या, A3 या YA3 माइनस ZA2 माइनस ZA2 आई कैप, जे कैप के साथ आ जाएगा ZA1 माइनस XA3 जे कैप, और के कैप के साथ टर्म्स आ जाएगी XA2 माइनस YA1 के कैप। तो ये तो आ गया वी आर क्रॉस ए। अगर मैं बात करता हूँ डेल क्रॉस वी की, तो डेल क्रॉस वी क्या हो जाएगा, तो डेल क्रॉस वी होगा आई कैप, जे कैप, के कैप। डेल का मतलब डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप। और सिमिलरली वी वेक्टर का मतलब ये रिजल्ट आर क्रॉस ए का, और ये रिजल्ट आई के लिए कितना है, YA3 माइनस ZA2 ZA1 माइनस XA3 और XA2 माइनस YA1, ये इसका रिजल्ट होगा। अब इसको क्या करते हैं, हम सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के लिए देखिए जरा क्या वैल्यूज आएंगी। डेल क्रॉस वी के साथ अगर मैं यहाँ समेशन यूज कर लूँ, समेशन मैंने पहले भी बताया है, अगर हम समेशन यूज कर लेते हैं तो हमें तीन आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों के लिए डिटर्मिनेंट सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो रिजल्ट फर्स्ट आई कैप के रिगार्डिंग जो हम सोल्व करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसी के बिहाफ पर हम वाई कैप, जे कैप और के कैप इन दोनों का रिजल्ट भी पुट कर सकते हैं। तो मैं समेशन लगा रहा हूँ, अगर आपको समेशन नहीं लगाना तो आप तीनों को साथ में सोल्व कर सकते हो, बट बाय समेशन। जब मैं समेशन यूज कर लेता हूँ तो इसका मतलब आई कैप के लिए जो कैलकुलेशन होगी वही हम शो करेंगे। तो आई कैप के लिए जब कैलकुलेशन यूज होगी तो क्या आएगा, डेल अपॉन डेल वाई, और इसके साथ ब्रैकेट में क्या आएगा, XA2 माइनस YA1, और फिर माइनस फार्मूले का डेल अपॉन डेल जेड, और इसके साथ टर्म्स आएगी ZA1 माइनस XA3 और आई कैप। मे भी आपको विजुअल हो रहा हो, ये वैल्यूज आएंगी आपके पास, फिर से चेक कर लीजिए। आई कैप थोड़ा सा विजुअल के लिए अब देख लीजिए अच्छे से। समेशन डेल अपॉन डेल वाई XA2 माइनस YA1 आई कैप के साथ, डेल अपॉन डेल वाई का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, माइनस डेल अपॉन डेल जेड का इसके साथ, ये हो गया। अब देखिए जरा हम इसको जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, इस कंप्लीट का जब y के रिस्पेक्ट करूंगा, ये तो कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट 0, तो क्या आएगा माइनस का A1, और फिर माइनस ये इस कंप्लीट का z के रिस्पेक्ट करूंगा तो z का z के रिस्पेक्ट 1, तो ओनली A1 आई कैप, दैट इज समेशन ऑफ माइनस 2A1 आई कैप। तो आई कैप के लिए हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया माइनस का 2A1।
अगर मान लो मैं इसी समेशन को जब यहाँ से हटा दूँ तो नेक्स्ट रिजल्ट जे कैप के लिए क्या आएगा, -2a2, और सिमिलरली के कैप के लिए आएगा -2a3। सिंपल, समेशन का मतलब ही सीरीज है। हमने जैसा रिजल्ट फर्स्ट आई कैप के लिए फाइंड किया है, सिमिलरली जे और के लिए भी वही आएगा। अगर ऐसा नहीं आता तो आप चेक कर लीजिएगा, तीनों को सोल्व करो, मैंने एक को सोल्व किया तब भी आपका रिजल्ट यही आएगा। तो जब मैं विदाउट समेशन वैल्यू लिखूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2a1 आई कैप -2a2 जे कैप एंड -2a3 के कैप। आप तो सीधा लिखोगे सिमिलरली दिस रिजल्ट। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है -2, रिमेनिंग पोर्शन रहेगा a1 आई a2j एंड a3 k। और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू हमें मालूम है, हमने किसको एज्यूम किया था, ए वेक्टर को एज्यूम किया था, तो ये वैल्यू आ गई ए वेक्टर की। तो हमारे पास जो इसका आंसर आया वो कितना आ गया, -2 ए वेक्टर। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये दोनों रिजल्ट हमारे पास आ गए। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड में, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब जो जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है वो सारी वैल्यूज यहाँ पुट करके इसको सोल्व करते हैं। देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे, डेल फाइव तो हमारे पास है कितना, -3/r⁵ आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर हमने किसको एज्यूम किया था, आर क्रॉस ए को, तो आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। फिर प्लस फाइव हमने किसको एज्यूम किया, 1/r³ को, तो 1/r³। और डेल क्रॉस वी की वैल्यू हमने फाइंड किया भी -2 ए वेक्टर। क्लियर? अब इस स्टेप को क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ, -3/r⁵ आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस या -2a वेक्टर/r³। क्या मैं लिख सकता हूँ, ये तो क्या एक स्केलर क्वांटिटी और कांस्टेंट है, -3/r⁵ तो आर वेक्टर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, या फिर ये सारे इसके साथ कर्ल में, तो एक ही बात है। कर्ल में इन दोनों का कोई यूज नहीं है, क्योंकि स्केलर का या कांस्टेंट का कर्ल में कोई यूज नहीं है, एज इट इज रहता है, इसलिए एज इट इज आर वेक्टर को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक और फार्मूला, क्या फार्मूला, एक हमारे पास फार्मूला होता है, वो आप फिर से नोट कर लीजिए एक चीज, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर तीन वेक्टर कुछ इस तरह से हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये डॉट आएगा सॉरी, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। ये एक रिजल्ट होता है जिसको आपको याद रखना है। कोई भी तीन वेक्टर कर्ल में है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में आ जाए, कर्ल की फॉर्म में आ जाए तीनों, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और बी और क्रॉस सी ब्रैकेट में अगर हैं, तो रिजल्ट उसका कुछ इस तरह से होगा। तो इसी बिहाफ पर हमारा रिजल्ट देखिए क्या होगा, -3r⁵ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो मैं इसको क्या लिखूं, ए डॉट सी दैट इज आर डॉट ए इंटू बी, फिर माइनस ए डॉट बी आर डॉट बी ए डॉट बी इंटू सी दैट इज ए वेक्टर, और माइनस में क्या है 2a वेक्टर/r³। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये लिख दिया, ए डॉट सी इंटू बी ए डॉट बी इंटू सी, ए बी और सी। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो टर्म आएगी -3/r⁵ आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू आर वेक्टर, जो कि हमारे पास है, आ गई वैल्यू। फर्स्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड देखिए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 3/r⁵ आर डॉट आर कितना हो गया, आर स्क्वेयर, ए वेक्टर किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसका स्क्वेयर हो जाएगा, और माइनस का 2a वेक्टर/r³। अब r²/r⁵ कितना रह गया, r³, तो कितना आया 3a वेक्टर/r³ माइनस 2a वेक्टर/r³, तो 3 में से 2 गया, कितना रह गया 1, जो कि हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो इक्वल्स टू -3/r⁵ आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर आर वेक्टर एंड प्लस हमारे पास रिजल्टेंट क्या रह जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1, दैट इज ए वेक्टर/r³ विच इज द राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में
हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है इसको सोल्व करने की, 1 बाय 1 स्टेप्स को सोल्व करने की कोशिश की है। फिर भी कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ज़रूर, और मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि उस डाउट को मैं जल्द से जल्द आपको क्लियर करूं, चाहे तो उसका रिप्लाई करके, चाहे उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाने पड़े उसके थ्रू। तो आज के इस लेक्चर वीडियो में आज इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चंस के साथ। बने रहिए इसी तरह से इस चैनल के साथ। अगर आप न्यू हैं इस चैनल के लिए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। और साथ में याद रखिएगा कि बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी बुक्स, ये I mean 4 टाइप्स ऑफ टाइटल जो है वो मैं एक साथ फॉलो कर रहा हूँ। फर्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सेकंड है वेक्टर कैलकुलस, थर्ड वन मैट्रिक्स या एल्जेब्रा, और फोर्थ वन डिफरेंशियल कैलकुलस। तो जो स्टूडेंट का जो भी आप लोगों का यूज़ का पोर्शन है उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग वो वीडियो उसी में ऐड हो जाती हैं। तो जिसको जो रिक्वायरमेंट है उसी की प्लेलिस्ट को आप सेलेक्ट कीजिए और आप अपनी पहले की वीडियो और अब की वीडियो जो भी लेटेस्ट है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल के साथ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।